हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में थ्योरी को कंप्लीट कर लिए थे सभी एजेस को, और अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हमने एंग्लो सेक्सन पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी। और अब हम रेनेसा को पढ़ रहे हैं, यानी रेनेसा के रिगार्डिंग क्वेश्चन को कर रहे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने लगभग 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस हम आज करेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, Who was the greatest scholar of Italy in the time to Renaissance? यहाँ पे टू ना हो करके बल्कि ऑफ होना चाहिए। Who was the greatest scholar of Italy in the time of Renaissance? इटली के वो कौन से सब ग्रेटेस्ट स्कॉलर रहे हैं रेनेसा के समय के? ऑप्शन है ओविड, वर्जिल, सिकेरो एंड पेट्रार्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रार्क। यानी कि पेट्रार्क जो थे ये ग्रेटेस्ट स्कॉलर रहे हैं इटली के रेनेसा टाइम के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु एस्टेब्लिश्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को किसने एस्टेब्लिश किया? ऑप्शन है विलियम कैक्सटन, विलियम डाउस, विलियम कैंटूस एंड विलियम शेक्सपियर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन वॉज एन इंग्लिश मर्चेंट, डिप्लोमेट एंड राइटर। जो विलियम कैक्सटन थे ये इंग्लिश के यानी अंग्रेज एक इंग्लिश मर्चेंट रहे हैं और डिप्लोमेट रहे हैं, साथ ही साथ एक राइटर भी थे। ही इंट्रोड्यूस्ड अ प्रिंटिंग प्रेस इनटू इंग्लैंड इन 1476। तो क्वेश्चन नंबर 2, आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम कैक्सटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु मार्क्स अराइवल ऑफ रेनेसा इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में जो रेनेसा अराइव हुआ वो किसके द्वारा आया, यानी किसको उसका प्रतीक माना जाता है? इंग्लैंड में रेनेसा का अराइवल होने का प्रतीक किसको माना जाता है? मार्लो को, जॉन लिली को, या फिर चौसर को, या फिर नन ऑफ दीज? मार्लो में ई होगा, MARLOWE। तो जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉफ्री चौसर। जेफरी चौसर के ऊपर एक एज है, यानी जॉफ्री चौसर की एक एज है जिसको एज ऑफ चौसर के नाम से जानते हैं, और जिसकी स्टार्टिंग वो 1340 से होती है और 25 अक्टूबर 1400 तक मानी जाती है। जेफरी चौसर जो थे ये एक इंग्लिश पोएट एंड ऑथर रहे हैं, और वाइडली कंसीडर्ड किया जाता है इनको एक ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट के रूप में मिडिल एज के। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द कैटरबरी टेल्स, और ये अपनी कैटरबरी टेल्स जो इनकी राइटिंग्स रही है उसके लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? इंग्लिश पोएट्री के फादर के रूप में, यानी इंग्लिश पोएट्री के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? चौसर को, या फिर शेक्सपियर को, या मिल्टन को, या मार्लो को? तो फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जेफरी चौसर को माना जाता है, यानी कि जेफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। जेफरी Chaucer has been called the father of English
poetry, and alternatively Geoffrey Chaucer has been called the father of English literature. क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज पोएट्री एक्सपोजेस द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसा इन इंग्लैंड. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसकी पोएट्री का जो इन्फ्लुएंस रहा है इंग्लैंड में, रेनेसा का इन्फ्लुएंस किनकी पोएट्री से रहा है, विलियम शेक्सपियर के या मिल्टन के, चौसर, पेट्रॉर्क, इन चारों में से हमें बताना है. तो जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा कि जो जोफ्री चौसर रहे हैं इनको मार्क्स माना जाता है. रेनेसा का इंग्लैंड में अराइवल के लिए जोफ्री चौसर को मार्क्स माना जाता है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जोफ्री चौसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच मूवमेंट स्पेशली known for making religion free from corruption and superstitious thoughts. Which movement स्पेशली known, कौन सा आंदोलन विशेष रूप से for making religion free from corruption and superstitious thoughts, कौन सा आंदोलन विशेष रूप से धर्म को भ्रष्टाचार, करप्शन एंड सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वास. तो कौन सा आंदोलन विशेष रूप से धर्म को भ्रष्टाचार और अंधविश्वास से मुक्त कराने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है रेनेसा, रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट एंड रोमांटिक. कौन सा मूवमेंट रहा है? तो धर्म को भ्रष्टाचार से मुक्त किया, अंधविश्वास से मुक्त किया, मीन्स रिफॉर्म हुआ. तो इस वजह से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट रहा है उसके थ्रू रिलीजन में सुधार हुआ. तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, रिफॉर्मेशन, सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम ऑफ. इस क्वेश्चन पे चलने से पहले हम थोड़ा बैक चलते हैं और रिफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट क्या है. जो रिफॉर्मेशन रहा है यानी कि सुधार, प्रोटेस्टेंट सुधार या यूरोपीय सुधार, 16th सेंचुरी के यूरोप में वेस्टर्न जो क्रिश्चियनिटी रही है यानी पश्चिमी ईसाई धर्म जो रहा है उसके भीतर एक प्रमुख आंदोलन था. ये जो रिफॉर्मेशन था ये 16वीं शताब्दी के यूरोप में पश्चिमी ईसाई धर्म के भीतर एक प्रमुख आंदोलन था जिसने कैथोलिक चर्च और विशेष रूप से पोप के अधिकारियों के लिए एक धार्मिक और राजनैतिक चुनौती पेश की. ये जो है कैथोलिक चर्च द्वारा भ्रष्टाचार, प्रशासनिक जो त्रुटियां रही हैं, जो भ्रष्टाचार व्याप्त था एंड जो प्रशासनिक त्रुटियां रही हैं, जो दुर्व्यवहार और विसंगतियां रही हैं एंड ये सभी चीज़ें कंटिन्यूअसली बढ़ रही थी. तो इन बढ़ती हुई भ्रष्टाचार की भावना, प्रशासनिक त्रुटियां, दुर्व्यवहार, विसंगतियों, इनकी बढ़ती हुई भावना से जवाब में शुरू किया गया था. यानी ये जो आंदोलन शुरू किया गया ये कैथोलिक चर्च में व्याप्त जो बुराइयां थी एंड जो विशेष रूप से उसके पोप थे या फिर आधिकारिक लोग थे उनके खिलाफ ये एक आंदोलन था. क्लियर फ्रेंड्स? और ये शुरू किया जर्मनी में मार्टिन लूथर ने, जिन्होंने 1517 में 95 थीसिस प्रकाशित की. मार्टिन लूथर इन जर्मनी हु पब्लिश्ड इन 95 थीसिस इन 1517 एंड जॉन कैल्विन इन स्विट्जरलैंड.
स्विट्जरलैंड में जॉन कैल्विन, जिन्होंने मार्च 1536 में अपनी अपनी इंस्टीट्यूटियो क्रिस्टियाना रिलीजनिस, जिसको हम इंस्टीट्यूटस ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन भी कहते हैं, यानी कि ईसाई धर्म के संस्थान के रूप में प्रकाशित किया। जर्मनी में मार्टिन लूथर ने विकसित किया इस रिफॉर्मेशन आंदोलन को, एंड स्विट्जरलैंड में जॉन कैल्विन ने अपनी ईसाई धर्म के संस्थान के शीर्षक से अपनी राइटिंग्स को प्रकाशित किया, पब्लिश किया। एंड मार्टिन लूथर ने जर्मनी में 95 थीसिस को प्रकाशित किया 1517 में। और रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट रहा है उसको शुरू किया। इस आंदोलन के, रिफॉर्मेशन मूवमेंट के ये प्रमुख लीडर रहे हैं, लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट, ये दोनों ही मेजर लीडर रहे हैं। एंड इसके अलावा अदर प्रोमिनेंट रिफॉर्मर्स कौन कौन से थे उनको भी हम जान लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अदर प्रोमिनेंट रिफॉर्मर्स रहे हैं हेल्ड्रिच ज्विंगली, फिलिप मेलांचथान, एंड रहे हैं मार्टिन वुसर, और इनके साथ रहे हैं एना बैप्टिस्ट। तो रिफॉर्मेशन मूवमेंट के बारे में आई होप हम सभी को पता चल गया होगा कि क्या था और क्यों शुरू किया गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट इंग्लिश किंग वॉज डोमिनेटेड बाई। तो रिफॉर्मेशन मूवमेंट के समय जो इंग्लिश किंग था, यानी अंग्रेजी राजा कौन सा था जिसका प्रभुत्व रहा है, यानी रिफॉर्मेशन मूवमेंट के समय कौन से इंग्लिश किंग का शासन रहा है। डोमिनेटेड बाय, किसके द्वारा डोमिनेट किया जा रहा था। रिफॉर्मेशन मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे किस किंग के द्वारा, यानी किसके प्रभुत्व में था, राजा का जो प्रभुत्व था वो किस पे था। तो ऑप्शन है रोमन कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट एंड पोप, ऑल ऑफ दिस। तो हमारा सही आंसर होगा रोमन कैथोलिक चर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच सेंचुरी वायलेंट clashes were found between Catholics and Protestants। तो किस सेंचुरी में, यानी किस शताब्दी में जो कैथोलिक चर्च रहे हैं एंड जो प्रोटेस्टेंट्स रहे हैं, इनके बीच में एक वायलेंट क्लैशेस हुआ, यानी हिंसक झड़प हुई, किस सेंचुरी में, ये हमें बताना है। तो इन 14th सेंचुरी, इन 15th सेंचुरी, इन 16th सेंचुरी एंड इन 17th सेंचुरी। किस सेंचुरी में कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट के बीच में वायलेंट क्लैशेस हुए, तो ये हमें बताना है। जो सही आंसर होगा 16th सेंचुरी। इन 16th सेंचुरी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच सेंचुरी देयर वॉज सीरीज ऑफ इवेंट्स इन इंग्लैंड। तो वो कौन सी सेंचुरी रही है जो इंग्लैंड की घटनाओं की श्रृंखला रही। तो ऑप्शन है 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अभी पढ़ा कि वायलेंट क्लैशेस हुए, रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो ये सारी इवेंट्स जो है वो 16th सेंचुरी में हुई। तो जो सीरीज ऑफ इवेंट्स इन इंग्लैंड होगा वो 16th सेंचुरी होगी। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
who has the authority on English church before 16th century? 16th सेंचुरी के पहले इंग्लिश चर्च पे किसका अधिकार था? इंग्लिश किंग का, इंग्लिश क्वीन का, कैथोलिक का या फिर पोप का? तो ये हमें बताना है। जो इसमें सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, पोप का। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि ये पोप कौन थे। पोप के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। द पोप इज़ द लीडर ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च एंड द बिशप ऑफ रोम। The Pope is believed by Catholic to be the direct successor of Saint Peter, who was the leader of the apostles। यानी कि जो पोप थे ये रोमन कैथोलिक चर्च के नेता और रोम के बिशप रहे हैं। कैथोलिक का मानना था कि जो पोप है ये सेंट पीटर के डायरेक्ट उत्तराधिकारी यानी सीधे उत्तराधिकारी हैं और जो प्रेरितों के नेता थे। तो जो पोप थे इनकी अथॉरिटी थी 16th सेंचुरी के पहले इंग्लिश चर्च पे, लेकिन 16th सेंचुरी में जब रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ तो इनके खिलाफ जो है अगेंस्ट ये मूवमेंट रहा है। और ये जो पोप थे ये चर्च पे अपनी अथॉरिटी यानी अपने अधिकार को क्यों मानते थे कि इनका ऐसा मानना था कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है इन पे उस चर्च पे इनका अधिकार है, क्योंकि जो सेंट पीटर थे ये उनके उत्तराधिकारी हैं। तो ये पोप अपने आप को सेंट पीटर के उत्तराधिकारी मानते रहे हैं। तो कैसे इनका अधिकार हुआ चर्च पे, इसके बारे में भी जानते हैं। ईसाई धर्म के प्रारंभिक इतिहास के दौरान रोम आस्था का एक महत्वपूर्ण सेंटर बन गया था, यानी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, जिससे रोम के जो बिशप थे यानी जो पोप थे इनको पूरे चर्च पर अधिकार प्राप्त हो गया था, यानी इनको पूरे चर्च पे अधिक शक्ति प्राप्त हो गई थी, जिससे जो पोप रहे हैं इनकी सर्वोच्चता का युग जो है वो शुरू हुआ था। यानी कि ईसाई धर्म के शुरुआत से ही, प्रारंभिक इतिहास के दौरान से ही पोप को चर्च पर अधिक शक्तियाँ प्राप्त रही हैं। लेकिन जब 380 ईस्वी में कैथोलिक धर्म रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बन गया तो जो पोप रहे हैं इनकी शक्तियाँ और बढ़ गईं। हालांकि वो अभी भी सम्राट के अधीन था, यानी कि ये जो पोप रहे हैं इनकी शक्तियाँ तो बढ़ गई थी, लेकिन जो अधिकार रहा है वो सम्राट के अधीन रहा था। फिर क्या हुआ? 18 जुलाई 1536 को अंग्रेजी संसद ने रोम के बिशप के अधिकार को समाप्त करने के लिए एक अधिनियम पारित किया और उस अधिनियम का शीर्षक था रोम के बिशप के अधिकार को समाप्त करने वाला। ये उसका शीर्षक रहा है और इस शीर्षक से एक अधिनियम जो है वो पारित किया गया। और ये जो कानून पारित किया गया जिससे इंग्लैंड को पोप और रोमन कैथोलिक चर्च से अलग कर दिया गया। आई होप पोप और पोप की जो चर्च पे अथॉरिटी रही है इससे रिलेटेड सारी बातें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मूवमेंट इन इंग्लैंड एंड चर्चेज ब्रोक अवे फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ पोप एंड कैथोलिक चर्च। तो कौन सा मूवमेंट रहा है जिसने चर्च और जो पोप रहे हैं, पोप और रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकार से अलग हो गए, किस मूवमेंट के द्वारा? तो ऑप्शन है रेनेसा, प्रोटेस्टेंट, रिफॉर्मेशन, कैथोलिक।
तो अभी हमने पूरी बातें डिटेल में जानी। जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट रहा है इसके द्वारा पोप एंड कैथोलिक चर्च के जो अधिकार रहे हैं वो अलग हो गए थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इवेंट्स which happened in Reformation movement were related to European। तो जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट रहा है यानी कि सुधार आंदोलन में जो घटित घटनाएं थी यूरोपीय से संबंधित थी। तो वो कौन सी घटनाएं रही हैं जो सुधार आंदोलन में घटित यूरोपीय से संबंधित रही हैं? ऑप्शन है कैथोलिक रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, इंग्लिश रिफॉर्मेशन, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैथोलिक रिफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है which movement is also known as religious and political movement in England। तो कौन सा मूवमेंट है जो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट इंग्लैंड में रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में भी जाना जाता है? यानी किस मूवमेंट को, कौन से मूवमेंट को इंग्लैंड में रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन है प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, रिफॉर्मेशन एंड रेनेसा। तो हम पढ़ रहे हैं रिफॉर्मेशन के बारे में। हमने रिफॉर्मेशन के बारे में डिटेल में जाना, क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और कब इसकी शुरुआत हुई, किसके द्वारा हुई, ये सभी चीज़ें हमने डिटेल में जान लिया है। तो आई थिंक क्वेश्चन हमें आसानी से समझ में आ जाता होगा और हम सही आंसर कर पाएंगे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रिफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन रिफॉर्मेशन मूवमेंट वन कैन फाइंड। रिफॉर्मेशन आंदोलन में क्या पाया जा सकता है? द डिक्लाइन ऑफ फेडरलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म, द राइज ऑफ कॉमन लॉ या ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। यानी इस रिफॉर्मेशन मूवमेंट के द्वारा जो फेडरलिज्म था यानी सामंतवाद था, ये डिक्लाइन हुआ यानी सामंतवाद का पतन। राइज ऑफ नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद था वो बढ़ा एंड राइज ऑफ कॉमन लॉ भी इंक्रीज हुआ यानी कि कॉमन लॉ का भी विकास हुआ। तो ये सभी चीज़ें पाई गई सुधार आंदोलन में, रिफॉर्मेशन मूवमेंट में। तो आंसर जो हमारा होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड आइडियाज अमंग स्कॉलर्स एंड द अपर एंड मिडिल क्लास फाउंड इन विच मूवमेंट। विद्वानों और उच्च एवं मध्यम वर्ग के बीच नए ज्ञान, जो न्यू नॉलेज रहा है, और विचारों, आइडियाज़ का संचार किस आंदोलन में पाया गया? तो ऑप्शन है रेनेसा, रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक। किस मूवमेंट में, किस आंदोलन में जो विद्वान रहे हैं उन विद्वानों और उच्च एवं मध्यम वर्ग के बीच नए ज्ञान और विचारों का संचार पाया गया है? तो वो सही आंसर होगा रिफॉर्मेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु स्टूड अप अगेंस्ट द फॉल्स डॉक्ट्रिन ऑफ कैथोलिक चर्च। हु स्टूड अप, कौन खड़ा हुआ अगेंस्ट द फॉल्स डॉक्ट्रिन ऑफ कैथोलिक चर्च। जो झूठे सिद्धांत रहे हैं, फॉल्स डॉक्ट्रिन रहे हैं कैथोलिक चर्च के, उसके खिलाफ कौन खड़ा हुआ? तो
तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन का है, इसका ऑप्शन होगा पेट्रार्क, ऑप्शन होगा पेट्रार्क, सिकेरो, वर्जिल या फिर मार्टिन लूथर। तो हमारा सही आंसर बनेगा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जो रहे हैं, ये जो चर्च के कैथोलिक चर्च के जो फॉल्स डॉक्ट्रिन रहे हैं, यानी झूठे सिद्धांत रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हुए। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा मार्टिन लूथर। एंड ये जो ऑप्शन है, इसका क्वेश्चन होगा हाउ मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट फॉल्स डॉक्ट्रिन्स ऑफ कैथोलिक चर्च। यानी कि जो मार्टिन लूथर रहे हैं, उन्होंने कैथोलिक चर्च के जो फॉल्स डॉक्ट्रिन रहे हैं, उनके अगेंस्ट कैसे जो है प्रोटेस्ट किया, कैसे फॉल्स डॉक्ट्रिन्स के अगेंस्ट किस तरीके से इन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा बाय नेलिंग अप अ लिस्ट ऑफ हिज क्रिटिसिज्म, यानी अपनी आलोचनाओं की एक सूची बनाकर उन्होंने कैथोलिक चर्च के फॉल्स डॉक्ट्रिन्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। तो इसमें इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन विच चर्च डोअर मार्टिन लूथर नेल अप हिज लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। किस चर्च के डोअर पे मार्टिन लूथर ने जो अपनी आलोचनाओं की लिस्ट रही है उसको लगाया था। तो ऑप्शन होगा हमारा विटेनबर्ग, लंदन एंड वॉशिंगटन, वॉशिंगटन के अलावा है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटेनबर्ग, यानी जो विटेनबर्ग का चर्च रहा है उसके डोअर पे मार्टिन लूथर ने अपने आलोचनाओं की लिस्ट को लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर मार्टिन लूथर नेल अप हिज लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। किस ईयर में मार्टिन लूथर ने अपने आलोचनाओं की लिस्ट जो है वो तैयार की। 1513 में, या फिर 1515 में, 1516 और 1517। तो किस ईयर में मार्टिन लूथर ने अपनी आलोचनाओं की लिस्ट को तैयार किया। तो सही आंसर हो जाएगा 1517। सही आंसर होगा 1517 में जो मार्टिन लूथर रहे हैं, इन्होंने अपनी आलोचनाओं की जो लिस्ट है वो तैयार की। तो ये जो रिफॉर्मेशन है, सुधार है, सुधार की तिथि आमतौर पर 31 अक्टूबर 1517 को विटेनबर्ग सैक्सोनी में मानी जाती है, जब लूथर ने, जो मार्टिन लूथर रहे हैं, इन्होंने इंडल्जेंस की शक्ति और प्रभावकारिता पर अपनी 95 थीसिस को मेंज के आर्क बिशप को भेजा था। थीसिस में चर्च और पीपल्स पर बड़ा बहस और आलोचना की गई थी। तो जो इंडल्जेंस रहे हैं, इंडल्जेंस की शक्ति और प्रभावकारिता पर 95 थीसिस 1517 में जर्मनी के विटेनबर्ग विश्वविद्यालय में नैतिक धर्मशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं मार्टिन लूथर द्वारा ये लिखी गई थी, और एक अकादमिक विवाद के लिए प्रस्तावों की एक ये सूची है। लूथर ने थीसिस को एक पत्र के साथ
संलग्न करके 31 अक्टूबर 1517 को अल्बर्ट ऑफ ब्रैंडेनबर्ग मेंज के आर्क बिशप को भेजा था, जिस तिथि को अब सुधार की शुरुआत माना जाता है और a date now considered the start of the Reformation and commemorated annually as Reformation Day। और इस तिथि को अब सुधार की शुरुआत माना जाता है और हर साल सुधार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माना, इन हाउ मैनी पार्ट्स द क्रिश्चियन यूरोप वॉज डिवाइडेड। कितने भागों में जो चर्च, जो यूरोप के क्रिश्चियन रहे हैं, उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया? 2, 3, 4 या 5। तो सही आंसर होगा 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। जो ईसाई यूरोप के ईसाई रहे हैं, यानी ईसाई यूरोप को 2 भागों में बांटा गया, विभाजित किया गया। एक रहे प्रोटेस्टेंटिज्म और कैथोलिज्म। जो प्रोटेस्टेंटिज्म ईसाई रहे हैं, ये ईसाई धर्म का एक रूप है जिसकी शुरुआत 16th सेंचुरी के सुधार आंदोलन यानी रिफॉर्मेशन मूवमेंट से हुई थी, और जो कैथोलिक चर्च में अपने अनुयायियों द्वारा मानी जाने वाली गलतियों के खिलाफ एक आंदोलन था। यानी कि जो प्रोटेस्टेंटिज्म रहा है, ये एक ईसाई धर्म का रूप है जिसकी जो शुरुआत है वो 16th सेंचुरी में होती है, जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट होता है उसके थ्रू होती है। और ये जो कैथोलिक चर्च के अनुयायी रहे हैं, उनकी गलतियों के खिलाफ एक आंदोलन रहा है। और जो कैथोलिक रहे हैं, ये मूल ईसाई हैं, और कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा चर्च है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री एंड कंट्रीज द सुप्रीमेसी ऑफ पोप वाज फाउंड। तो किस कंट्री में या किस कंट्रीज़ में, कौन सी कंट्रीज़ में जो पोप रहे हैं, पोप की सर्वोच्चता पाई जाती है, तो उन कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्री का नाम है? ऑप्शन है इंग्लैंड, हॉलैंड के अलावा है जर्मनी एंड ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दीज, हॉलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, तीनों ही होगा। यानी तीनों जगह पे, तीनों कंट्रीज़ में जो पोप रहे हैं उनकी सुपरमेसी यानी अधिकता रही है, सर्वोच्चता रही है। तो इसलिए हमारा 4th ऑप्शन ऑल ऑफ दीज जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। जो ये पोप होते हैं, पोप एक लैटिन वर्ड है और जिसका अर्थ होता है पिता। रोम का बिशप विश्वव्यापी कैथोलिक चर्च जो है उसका मुख्य पादरी, और जो वेटिकन सिटी स्टेट का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है या संप्रभु होता है, और इसके कार्यालय को पोप्सी कहा जाता है। सुधार पूर्व यानी रिफॉर्मेशन मूवमेंट के पहले का जो युग रहा है, उस युग में इनका ईसाई दुनिया यानी यूरोप पे पूर्ण प्रभाव रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। इन विच सेंचुरी आर डिस्कॉन्टेंट एंड रिवोल्ट अगेंस्ट द पोप चर्च हैज़ बीन स्टार्टेड इन इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक
आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। एंड हाँ, जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।